हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा भारत पर पहला ईरानी आक्रमण, क्योंकि अब इसके बाद से ही सिकंदर का अर्थात यूनान का आक्रमण होगा। लेकिन उस आक्रमण को देखने से पहले थोड़ा सा हमारे लिए को रिलेटिव स्टडी करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जो यूनानी लोग आए तो आए भारत में कैसे आए। तो भारत में जो यूनानी आए बिल्कुल इन्हीं ईरानियों की मदद से आए। अगर ये ईरानी भारत के बारे में, भारत की संपन्नता के बारे में शायद अगर सिकंदर के सामने चर्चा नहीं करते तो शायद सिकंदर भारत भी नहीं आता। ऐसा कहना बिल्कुल उचित है और इतिहासकारों में भी एक मत्ता की स्थिति यहाँ पे मौजूद है। लेकिन खैर जो भी है, जो हो चुका है उसको बदला जा नहीं सकता है, लेकिन उसके कारणों को हम लोग बेहद ही अच्छी तरीके से जानने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए उन कारणों को अगर देखा जाए तो भारत पर पहला जो ईरानी जो आक्रमण हुआ, कैसे हुआ, कैसे पर्शियन एम्पायर धीरे धीरे, बिल्कुल अगर देखा जाए तो उस मगध काल के समकालीन ही चल रहा था। और जैसे मगध साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार हो रहा था, उसी प्रकार पर्शियन एम्पायर जो ईरान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं नीचे मैप में आपको दिखाऊंगा, वे लोग भी वहाँ के वे जो शासक थे, जिसे उस समय हकमनी शासक आ चुके थे यहाँ पे, वे भी धीरे धीरे अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। और वे जब अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ भी धीरे धीरे वे एक्सपेंड करने लगे और इन बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अंडर कंट्रोल भी किया। अब इन सारे चीज़ों को हम लोग बेहद ही विस्तार से यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत को अगर देखा जाए लगभग इन सारे क्षेत्रों को, तो फिर आप पीछे जाइए उस महाजनपद काल में आइए कि पूर्वोत्तर भारत के छोटे छोटे राजवाड़ों और गणराज्यों का विलय धीरे धीरे मगध साम्राज्य में यहाँ पे होने लगा। मगध साम्राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, परंतु पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति कहा जा रहा है कि खासकर इधर गंधार हो गया, कंबोज हो गया, मद्र हो गया, इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। ये जो शासक थे आपस में लड़ते रहते थे। इस क्षेत्र में मगध जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो इन आपस में लड़ने वाले समुदायों को संगठित साम्राज्य के रूप में पूरी तरीके से इन्हें मिला सके। यह क्षेत्र समृद्ध भी इतना नहीं था, ठीक है। और साथ में कहा जा रहा है कि हिंदुकिस के दर्रों से इस क्षेत्र में बाहर से आसानी से यहाँ पे आया जा सकता था। तो समृद्धि यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत ही, इतना नहीं था, क्योंकि ये बहुत ऊपर का क्षेत्र है। गंधार है इधर, सप्त संदेव प्रदेश का क्षेत्र है नीचे की तरफ, और इधर मद्र जो है बिल्कुल ऊपर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की तरफ है। तो कुल मिला के भौगोलिक दृष्टिकोण से इनका जो महत्व था काफ़ी अधिक था। तो आप देख पा रहे हैं, इतना आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल इधर से, ठीक है, सटा इधर अफ़गानिस्तान, इधर से शुरू हो जाएगा अफ़गानिस्तान के बाद ईरान, इन सारे क्षेत्रों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यही है भारत का जो क्षेत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए इतने बड़े जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उस समय लगभग मगध एम्पायर के समकालीन इधर था पर्शियन एम्पायर। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उस समय ईरान के यहाँ पे जो वंश था हकमनी, ध्यान रखिएगा, हकमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। ईरान के शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक फूट से फायदा उठाया कि जब भाई इनका आपस में ही जब नहीं मिल रहा है, इन गंधारों का, इन मद्रों का, तो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे हुआ भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय, आप देख पा रहे इसका टाइम पीरियड 558 से लेके 529 ईसा पूर्व नामक महत्वाकांक्षा व्यक्ति ने, बिल्कुल ठीक है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ चाहता है, अपने क्षेत्र की स्वार्थ चाहता है, इसने हकमनी वंश की स्थापना की। अर्थात ठीक है, पर्शियन एम्पायर के अंतर्गत ही था, जिसे कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर एक वंश आया।
उसके अलावा शिशुनाग, नंद, वैसे ही पर्शियन एम्पायर के अंतर्गत ही यहाँ पे हकमनी वंश यहाँ पे सामने आ गया। अब इस साइरस द्वितीय के द्वारा यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है। ऐसा बहुत सारे बुक में लिखा गया है कि सबसे पहले साइरस द्वितीय के द्वारा कंट्रोल किया गया भारत में, खासकर भारत के पश्चिम क्षेत्रों में। बहुत सारे बुक में लिखा गया है कि डेरियस प्रथम के द्वारा, दारा प्रथम के द्वारा कंट्रोल किया गया। तो इसको मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। हम लोग पहला मान के चल रहे हैं कि साइरस द्वितीय के द्वारा सिंध के पश्चिम में स्थित भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की इसने विजय करना शुरू कर दी और इसकी विजय को आगे और बढ़ा के लेकर चला गया। जब शासक इसी हकमनी एम्पायर के अंतर्गत जब आएगा, दारा प्रथम, डेरियस भी नाम है, या बहुत सारे बुक में यहाँ पे दार यहूवी भी दिया गया है। इसका टाइम पीरियड है 522 से लेके 486 ईसा पूर्व। भारत में 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भाग में घुस गया। अभी तक साइरस मंडरात रहा था, किनारे किनारे आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल एंट्री कर गया और इसने पंजाब और सिंधु नदी के पश्चिमी इलाके को जीत लिया और यहाँ पे इसने 20वां प्रांत बनाया। अब ध्यान रखिएगा, 20वां प्रांत भारत को बनाया और कुल मिला के पूरे पर्शियन एम्पायर में 28 प्रांत यहाँ पे हो गए। ईरानी अभिलेखों में सिंध को हिंद का नाम दिया गया। सिंधु जो नदी है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ईरानी लोग इसको सिंधु नहीं बोलते थे, हिंद बोलते थे। ध्यान रखिएगा, हिंद का मतलब इस समय ये नहीं था कि हिंदू धर्म से इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन किया जाता था। दारा को इस प्रांत से, अर्थात इसने जब पंजाब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को जब इसने जीतना शुरू किया तो उपजाऊपन तो था ही, कोई समस्या थी ही नहीं, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी खासी होती थी। तो दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय यहाँ पे प्राप्त होती थी और ऐसा माना जाता है कि दारा की ओर इच्छा थी कि भाई अंदर की तरफ आए, लेकिन इधर मगध साम्राज्य भी मजबूती के साथ पैर पसार के खड़ा था। कहा जा रहा है कि बेहिस्तून, पार्सिपोलिस तथा नक्श रुस्तम अभिलेखों द्वारा प्रथम कहा जा रहा है कि 522 से लेके 486 ईसा पूर्व के जो शासनकाल के जो भी अभिलेख हैं, ठीक है, इन अभिलेखों में जो मिलता है वो दारा प्रथम का ही मिलता है। इस अभिलेख से भारत पारसिक संबंधों के, जो पर्शियन एम्पायर है, ठीक है, उसी को पारसिक बोला गया है, इसके विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके जो अभिलेख है बेहुस्तीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, बेहुस्तीन अभिलेख में हुआ है। इसके अलावा अब इसका जो पुत्र आएगा छयास, इसको जरक्सिज बोला गया। दारा का पुत्र अपने पिता के साम्राज्य को इसने सुरक्षित रखा, किंतु यूनानियों द्वारा पराजित इसने अपनी फौज में भारतीय सेना को भी रखा, अर्थात यूनानियों के द्वारा इसको पराजित कर दिया गया। पर्शियन एम्पायर को खुद आप यहाँ पे मैप में देखिए, जब यहाँ पे सिकंदर आएगा तो इतने बड़े एम्पायर को यहाँ पे इधर से आएगा ग्रीस, ठीक है, ये यहीं पे है ग्रीस, यहाँ पे बेबीलोन, मैसेडोनिया की तरफ से आएगा तो पूरी तरीके से चीरते फाड़ते यहाँ पे होगा, ठीक है, आएगा तो इस इतने बड़े एम्पायर को, पर्शियन एम्पायर को, ठीक है, पूरी तरीके से इसको, ठीक है, नेस्तम नाबूद करते जाएगा। तो उस समय इसने जो हराया, सिकंदर के द्वारा तो हराया गया, जरक्सिस को हराया गया। और जरक्सिस जब भारत पे कंट्रोल कर रहा था तो अपनी फौज को, ठीक है, भारतीय सेनाओं को भी, ठीक है, उसमें रख रहा था। टेसियस काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, यह एक ईरानी राजवैद्य था। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। तो बिल्कुल ठीक है, आप वर्तमान को ध्यान में रख के सोचने का प्रयास करिए कि अगर आप किसी भी नए क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी अपनी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। यही हुआ है, इतिहास की धारा है और एक कॉन्सेप्ट के रूप में इसे लेके चलिए, कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। कहा जा रहा है कि भारत और ईरान का जो संपर्क लगभग उस समय 200 सालों तक बना रहा, इसमें भारत और ईरान के बीच व्यापार को, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, समुद्री मार्ग की यहाँ पे खोज की गई। साथ में इस संपर्क के कारण
सांस्कृतिक परिणाम भी सामने आए। जैसा कि मैंने अभी आप लोग बताया कि जो सिंधु जो नदी का जो नाम था, ठीक है, हिंदू नाम का आरंभ इसी समय से ईरानियों ने कहा, और उस समय जो हिंदुत्व की जो अवधारणा थी अभी तक मजबूत नहीं हुई थी, तो बस एक प्रोनाउंसिएशन के तौर पे इनके द्वारा बोला गया। ईरानी लिपिकार कहा जा रहा है कि पारसिक संपर्क के कारण भारत के जो पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, और ये जो खरोष्टी नामक जो नई लिपि का जो जन्म हो रहा है, ये वाकई में इसको कॉपी किया गया कहाँ से, तो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई, और यह अरबी लिपि की तरफ दाईं से बाईं की तरफ यहाँ पे इसे लिखा गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी, और ये जो सिग्लोई होता था भारत के जहाँ पे उनका कंट्रोल था पश्चिमोत्तर प्रांतों में प्रचलित थे वहाँ पे। और साथ में कहा जा रहा है कि कला संस्कृति में देखा जाए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा मिली, कठोर सतहों पे कुछ चीज़ों को लिखवाया जाए ताकि लंबे समय तक इसको मेमोराइज किया जाए आने वाली पीढ़ी के लिए, ये ईरानियों ने भारतीयों को सिखाया। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब मौर्य साम्राज्य में आएगा तो देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और ख़ासकर अशोक के द्वारा बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, गुहा अभिलेख, ऐसे बहुत सारे अभिलेखों को उसने लिखवाया। और साथ में जो मौर्यकालीन जो वास्तुकला थी उस समय का, जैसे कि घंटा, ठीक है, घंटा के आकार का गुंबद होता था इस प्रकार से, साथ में कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर ये आधारित होते थे। कुल मिला के मौर्यकालीन वास्तुकला पर इनका स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है कि हो ना हो इनके द्वारा, ठीक है, इन्होंने ईरानियों से ही ये सारी चीज़ें सीखा है। और तो और अशोक के जो अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, दीपी लिखा गया है। दीपी के लिए अशोक कालिक लेखकों ने इसी दीपी को लिपि के रूप में लिखा गया, तो दीपी से क्या बन गया, लिपि बन गया, लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनानियों को अपार संपत्ति की जो जानकारी मिली वह इन ईरानियों के जरिए ही मिली, और इस जानकारी से भारत के संपत्ति के लिए सिकंदर का जो लालच था, यूनानियों का लालच बढ़ गया, और अंततोगत्वा भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। अब कल देखेंगे कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कैसे किया, क्या उसका प्रभाव रहा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कल डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।